OnePlus 13S फाइनली दोस्तों आ चुका है आफ्टर अ लॉन्ग वेट। अब देखिए चाइना के अंदर OnePlus 13T बन के लॉन्च हुआ था और वहां पर बड़ी एग्रेसिव प्राइस पर गया था, मतलब 40,000 रुपये में चाइना में वो स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था। अब इंडिया की एग्जैक्ट प्राइस मुझे अभी नहीं पता है, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट में ऐड कर दूंगा। मेरी एक्सपेक्टेशन यही है जो कि होनी चाहिए, अराउंड 50,000 अगर ऑफर के साथ भी होता है तो ये बहुत ही तगड़ी प्राइस होगी और ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल स्नैपड्रैगन 8 एलीट वाला स्मार्टफोन बन जाएगा। कॉम्पैक्ट वो अलग है। वैसे दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में अपनी राय इस फोन के बारे में जरूर देना। अब देखेंगे बॉक्स, हमारे पास ये स्पेशल बॉक्स है, रिव्यूअर्स बॉक्स है, इस तरीके से आपको मिलता है। ऐसे कुछ बुक स्टाइल में ये ओपन होता है और फोन का जो बॉक्स है, जो रिटेल बॉक्स है, वो आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। OnePlus 13S सामने की तरफ मेंशन्ड है और बॉक्स में आपको ऑब्वियसली फ़ोन मिलेगा कुछ इस तरीके का छोटू सा। अगर ये ना मिलेगा तो फिर क्या ही फ़ायदा है। और साथ ही साथ आपको एक अच्छा खासा टेक्सचर्ड बैक केस मिलता है जो फ़ोन का कलर है उससे मैच करता है, तो ये चीज़ अच्छी है। टाइप A टू टाइप C वाला केबल है, मुझे लगा था कि टाइप C टू टाइप C होगा, लेकिन वैसे नहीं है। और 80 वॉट का आपको अडेप्टर बॉक्स में मिल जाता है। अब आते हैं फोन की तरफ और सबसे पहले डिजाइन और बिल्ड की बात करेंगे तो ये पीछे आपको ग्लास बैक मिल रहा है और यहाँ पर पांडा ग्लास की प्रोडक्शन है। फ्रेम्स आपको एल्यूमिनियम में मिलते हैं, तो बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर अच्छी है, एक फ्लैगशिप फोन की जैसी होनी चाहिए कुछ वैसे ही यहाँ पर है। और आपको इसमें अलग अलग कलर्स मिलेंगे, जैसे कि आपको एक ब्लैक वेलवेट है और एक पिंक सटाइन है और दूसरा ग्रीन सिल्क जो हमारे पास है। ये इंडिया एक्सक्लूसिव कलर है और ये मैट इफेक्ट के साथ मिलता है, इसमें उंगलियों के निशान ज़्यादा नहीं पड़ते हैं, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। कैमरा लेआउट बहुत ही छोटा है, मिनिमलिस्टिक है, काफ़ी क्यूट लग रहा है और फोन की जो थिकनेस है वो बहुत कम है, 8.2 mm की थिकनेस। ये OnePlus के जितने भी फ्लैगशिप फोन है उनमें सबसे स्लिमेस्ट फोन बन के आया है और 187 ग्राम्स का है, तो वेट इसका बहुत कमाल का है। और ऑब्वियसली कॉम्पैक्ट फोन है तो इन हैंड फील इसका बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा। बाकी आपको डुअल स्टेरियो स्पीकर से, डुअल माइक है, डुअल नैनो सिम है, यानी कि हाइब्रिड नहीं है, 2 ही सिम आप यहाँ पर लगा सकते हैं। और ई सिम का वैसे ब्रांड ने कोई इन्फॉर्मेशन हमें दिया नहीं है। बाकी अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, लेकिन ये ऑप्टिकल है। वैसे मुझे लगा था अल्ट्रासोनिक होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तो ये ऑप्टिकल है और काम वैसे अच्छे से करता है। और हैप्टिक्स भी आपको काफी अच्छा मिलता है। हैप्टिक्स के लिए अलग से उन्होंने मोटर दिया है, वाइब्रेशन मोटर, और ये वॉल्यूम बटन से लेकर मल्टीटास्किंग से लेकर स्वाइप से लेकर हर जगह पर बहुत अच्छे से काम करता है। तो एक चीज तो मैं ये क्लियर कर सकता हूँ कि आपको हैप्टिक्स इस फोन में बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। IP65 की आपको रेटिंग्स मिल जाती है और आई विश यहाँ पर IP68 या 69 होता तो ज्यादा अच्छा होता। और हाँ, लेफ्ट में आपको इस बार प्लस की मिल रही है, अलर्ट स्लाइडर यहाँ पर नहीं मिलेगा, उन्होंने उसको कंप्लीटली किल करके ये नई की यहाँ पर हमें दिया है। अब मुझे नहीं पता कि अलर्ट स्लाइडर के कितने फैन थे और उनको कितना अच्छा लगता था जब ऐसे एक स्विच मिलता था ऊपर नीचे करने का। अब वो उससे स्विच होने के लिए इस पर आना और फिर बटन से सिर्फ प्रेस करना, जैसे कि आईफोन्स में हमें मिल रहा है, तो मुझे नहीं पता कि कितना लोगों को ये पसंद आएगा। लेकिन ये एक कस्टमाइजेबल की है, इस बार आपको अलग अलग फंक्शंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब ये सिर्फ प्रेस एंड होल्ड से काम करता है, टैप से काम नहीं करता या प्रेस से काम नहीं करता है, तो प्रेस एंड होल्ड ही करना पड़ेगा अगर आपको फंक्शंस का इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर जैसे कि वाइब्रेट, रिंग, साइलेंट, ये सब तो आपको मिल रहा है, लेकिन उसके अलावा रिकॉर्ड, ट्रांसलेट, फ्लैश लाइट, कैमरा ओपन करना हो, बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। और इसके अंदर ही उन्होंने आपको एक AI वाला फीचर भी दिया है जिसको माइंड स्पेस भी बोलते हैं। बेसिकली वो क्या करता है कि अगर आप इसको कोई स्क्रीन के ऊपर उस ऑप्शन को चूज करके अगर प्रेस एंड होल्ड करते हैं तो स्क्रीन की सारी इंफॉर्मेशन आपको देता है, समराइज करना है वो करना वो करके देगा। और साथ में Realme GT7 सीरीज में हमने AI प्लानर देखा था ना, पीछे डबल टैप करके वो सारे कैलेंडर में इवेंट सेट कर देता है, तो ये इसमें कुछ एक और फीचर वैसा भी दिया गया है। प्रेस एंड होल्ड करके अगर कोई डेट और टाइम इसके सामने आ जाता है तो उसको कैलेंडर में ऐड कर देता है। तो ये बटन का AI के जरिए कुछ वैसे काम लिया गया, लेकिन उसके अलावा अगर आपको दूसरे टास्क इनिशिएट करना है तो आप वैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे कमेंट में जरूर बताना दोस्तों कि अलर्ट स्लाइडर ही आपके लिए बेटर था विद लेस फीचर या थोड़े ज़्यादा फीचर के साथ बटन आ गया है। दोनों में से क्या प्रीफर करेंगे ये मुझे कमेंट में जरूर बताना। डिस्प्ले की बात करेंगे तो भाई देखिए ये एग्जैक्टली एक कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन में कॉल आउट कर सकता हूं, क्योंकि इसमें आपको 6.32 इंच की डिस्प्ले मिलती है और ये 1.5 के रेजोल्यूशन। और अच्छी बात ये है कि ये एक LTPO डिस्प्ले है, 1 हर्ट्ज से लेकर 120 हर्ट्ज के बीच में अडेप्टिवली सिंक कर सकता है, क्योंकि जो हायर रिफ्रेश रेट इसमें है 120 हर्ट्ज की है। और स्मूथनेस ऑब्वियसली आपको काफी अच्छा मिलेगा क्योंकि ऑक्सीजन ओएस चढ़ा हुआ है, तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिलाकर बोल रहा हूँ। ओवरऑल जो डे टू डे लाइफ में आप स्वाइप्स वगैरह करते हैं
तो वो आपको वहाँ पर बहुत अच्छा मिलेगा। वैसे Pro XDR आपको ये डिस्प्ले मिल जाती है और इसकी जो PPI है वो भी बहुत अच्छी है, 460 यानी कि 460 पिक्सल पर इंच मिलता है। तो ये जितना ज़्यादा होता है उतने क्रिस्प और उतने शार्प आपको फॉन्ट्स और क्लैरिटी देखने को मिलती है। तो ये छोटा डिस्प्ले उसके हिसाब से भी जो PPI है वो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। 2160 हर्ट्ज का PWM डिमिंग मिलता है, तो यहाँ पर लो ब्राइटनेस फ्लिकरिंग वैसे कुछ हमने नोटिस नहीं किया। 1600 निट्स का आपको इसमें हाई ब्राइटनेस मोड है। यहाँ पर हमें पीक ब्राइटनेस के बारे में नहीं पता है, लेकिन जो हाई ब्राइटनेस मोड है वो मैनेजेबल है, लेकिन फिर भी इंडोर के साथ आउटडोर विजिबिलिटी अच्छी है। डायरेक्ट सनलाइट में भी काफी अच्छे से काम करता है। वीवी एंगल्स भी यहाँ पर इसके अच्छे और मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस भी अच्छा है। 10 बिट वाली डिस्प्ले है, डॉल्बी विजन वगैरह आपको यहाँ पर मिलता है। तो कलर्स वगैरह पंची है, ब्लैक्स काफी ब्लैक्स लगते हैं, तो उसमें कोई इशूज नहीं है। तो छोटे डिस्प्ले पे हमने जितना भी कंटेंट प्ले किया है, देखा है, वो अच्छा लगा। और अच्छी बात यहाँ पर ये दोस्तों कि इसकी जो मिनिमम ब्राइटनेस है वो 1.1 निट्स तक चले जाती है। अगर आप डिस्प्ले को ब्राइटनेस को एकदम नीचे कर देंगे तो ये बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। तो खास करके अगर आप बहुत डार्क एनवायरनमेंट में नाइट में अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप एज लो एज 1.1 निट्स तक यहाँ पर जा सकते हैं। आपको स्क्रीन गार्ड लगा कर दिया है, बेजल्स भी यहाँ पर आपको बहुत कम मिलते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत अच्छे से मैनेज किया गया। और हाँ, डिस्प्ले के ऊपर गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन भी उन्होंने यहाँ पर दे दिया है। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, जिसकी एक्सपेक्टेशन थी वही यहाँ पर है, स्नैपड्रैगन 8 एलीट। आज की तारीख में एंड्रॉइड में ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फ्लैगशिप चिपसेट है और मुझे ऐसा लगता है कि ब्रांड थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा और जल्दी लॉन्च करती तो ज़्यादा अच्छा होता था, क्योंकि अभी कुछ महीनों के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 8 एलीट 2 मिल जाएगा। बट एनीवेज ये परफॉर्मेंस आपको बहुत अच्छा देने वाली है। इसके अंदर आपको 2.5 मिलियन के आसपास हमारे वाले यूनिट में एंटूडू स्कोर आया था, जो कि बहुत इंप्रेसिव था। और CPU थ्रॉटल भी अच्छा था, 78%, तो ज़्यादा थ्रॉटलिंग के इशूज़ नहीं थे। जनरली जितने भी कॉम्पैक्ट फोन्स मैंने देखा हो ना, उनमें थ्रॉटलिंग के इशूज़ रहते हैं, बट यहाँ पर इसमें वैसा कुछ नहीं था। तो एक चीज़ बहुत अच्छी की गई है। लेकिन सबसे बुरी बात यहाँ पर ये कि ये फ़ोन जो है ना, ये गर्म जल्दी हो जाता है। मतलब अगर आप बेंचमार्क्स कर रहे हैं, कोई दूसरे मतलब गेम्स खेल रहे हैं, इनफैक्ट कैमरे से वीडियो रिकॉर्डिंग भी क्यों ना कर रहे हो, तो हमने नोटिस किया कि ये अच्छा खासा गर्म हो जाता है। इनफैक्ट जो इसके फ्रेम्स है, ऑब्वियसली ये एल्यूमिनियम के, तो ये भी काफ़ी जल्दी गर्म हो जाता है। तो बहुत जल्दी इसका दिमाग गर्म हो जाता है, मैं ऐसे ही कहूँगा। मतलब इस मामले में ब्रांड को थोड़ा काम करना चाहिए और उसको अपडेट से थोड़ा फिक्स करना चाहिए, तो वो मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। क्योंकि ये कॉम्पैक्ट फ़ोन और कॉम्पैक्ट फ़ोन्स के नेचर होते हैं जो अक्सर गर्म हो जाते हैं। बट आपको यकीन नहीं होगा, सैमसंग गैलेक्सी S25 जिसमें भी स्नैपड्रैगन 8 एलीट है, वो इतना गर्म नहीं होता है, क्योंकि उसको ब्रांड ने अंडरक्लॉक किया है। ये चिपसेट अंडरक्लॉक नहीं किया है इसके अंदर OnePlus 13s में, इसलिए ये ज़्यादा गर्म हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो सैमसंग ने थोड़ा स्मार्ट मूव प्ले किया, अंडरक्लॉक करके एंटूडू स्कोर्स 1.7 1.8 मिलियन के आ जाते हैं स्नैपड्रैगन 8 एलीट के, लेकिन फ़ोन गर्म नहीं होता है। तो ऐसा कुछ OnePlus 13s में भी उनको करना चाहिए और थोड़ा सा स्मार्ट मूव प्ले करके, ताकि ये फ़ोन ज़्यादा गर्म ना हो। बस ये एक ही कमी मुझे यहाँ पर लगी है। बाकी LPDDR5X से UFS 4 आपको यहाँ पर मिलता है और UFS स्कोर बहुत अच्छे है और मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था। वैसे इसमें मल्टीटास्किंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, ऐप लोडिंग स्पीड बहुत अच्छा है, मेमोरी में सारे ऐप्स रहते भी है, ऐप ओपन क्लोज वगैरह कर लो, तो ये स्पीड आपको बहुत ही अच्छी दे रहा है, इसमें कोई कंप्लेंट्स नहीं है। और गेमिंग की बात करें तो हमने BGMI ट्राई किया था, इसमें सिर्फ 90 FPS जाता है। वैसे मुझे लगा था कि 120 FPS होगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं है, सिर्फ 90 FPS और कॉल ऑफ ड्यूटी अराउंड 120 FPS चला जाता है। तो सर्टन गेम्स है जो आपको अच्छा सपोर्ट यहाँ पर देते, तो ओवरऑल गेम प्ले एक्सपीरियंस भी आपका यहाँ पर अच्छा होगा। बस थोड़ा सा गर्म हो जाता है, इसको अगर फिक्स करते हैं तो बेटर रहेगा। सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो Oxygen OS 15 एंड्रॉइड 15 पर आपको मिलता है। अभी तो भाई एंड्रॉइड 16 आने वाला है जल्दी ही, उम्मीद करते हैं कि इसमें भी जल्दी अपडेट आ जाए। और 4 साल के ईयरली OS अपडेट्स और 6 साल के सिक्योरिटी पैचेस, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। बाकी कुछ प्री इंस्टॉल ऐप्स जैसे कि ब्लोटवेयर जिसको हम बोलते हैं, फिटबिट, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, ये थोड़े बहुत है, आप इनको निकाल सकते हैं। और लॉक स्क्रीन के ऊपर मैगजीन उन्होंने ऑलरेडी डिसेबल्ड कर दिया, तो ये काम बड़ा अच्छा किया है भाई। फ्लैगशिप फ़ोन है, 50,000 के ऊपर जाएगा या इधर 50,000 पे आएगा पता नहीं, ये फ़ोन में मैगजीन होना नहीं चाहिए लॉक स्क्रीन के ऊपर, और उन्होंने वो डिसेबल करके दिया है, तो ये काम उन्होंने अच्छा कर दिया है। और अगर आपको कॉल रिकॉर्डिंग करना है तो स्टॉक डायलर दिया है, उससे आप यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन ऐप मार्केट है इनका, जो कि अननेसेसरी नोटिफिकेशंस आ जाते हैं, और मेरे हिसाब से OnePlus के फ़ोन में ये पहले नहीं होता था, उन्होंने सीक्रेटली ये सारी चीज़ें ऐड कर दी। OnePlus 13 में भी देखा था मैंने, 13R में भी देखा था, जो मुझे लगता है कि उनको ये सब नहीं करना चाहिए। तो ये ऐप मार्केट का नोटिफिकेशन आपको अलग से जाके डिसेबल करना पड़ेगा, तो ये आपको परेशान नहीं करेगा। बाकी अगर AI फीचर्स की बात करें तो भाई देखिए, आपको AI कॉल असिस्टेंट मिलता है, कॉल को समराइज करना हो, ट्रांसलेट करना हो, आपको अलग अलग लैंग्वेजेस मिलते हैं और ये अच्छे से काम करता है, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। AI वॉइस स्क्राइब मिलता है, ये बहुत कूल है और ये थर्ड पार्टी ऐप्स में भी काम करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको व्हाट्सएप के कॉल रिकॉर्ड करना है
वो आप कर सकते हैं और ये बहुत अच्छे से काम करता है। और व्हाट्सएप के ऊपर भी आजकल स्कैम होते हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें होती है और उसमें हमें कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर आप वो उसके जरिए कर सकते हैं। आपको कॉल को समराइज करना हो, कॉल को ट्रांसलेट करना हो, तो मोस्टली अगर आप कोई थर्ड पार्टी ऐप्स जैसे कि जूम और ये सब कुछ भी क्यों ना यूज़ कर रहे हो, तो उन सारी चीज़ों के अंदर ये बहुत अच्छे से काम कर लेता है, जिसका फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर आपको AI ट्रांसलेशन मिलता है, इसके बारे में तो पता है, हमें सब कुछ ट्रांसलेट करना है वो आप कर सकते हैं। आपको सर्कल टू सर्च मिलता है, ये भी बहुत अच्छे से काम करता है। और एक जेमिनी लाइव कैमरा और स्क्रीन शेयरिंग वाला आपको फीचर मिलता है। ये बेसिकली कैसे काम करता है कि अगर आप इसमें वीडियो वाला कैमरा वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं और सामने आपके कैमरे के पीछे आप उसको बोलेंगे कि व्हाट्स इन फ्रंट ऑफ मी, अगर लाइट है या स्काई है या चेयर है या टेबल है, कुछ भी है, वो उसको डिस्क्राइब करता है और आपके लैंग्वेज में, इसमें अलग अलग लैंग्वेज से हमने हिंदी चूज़ किया था तो वो हिंदी में करता है। Hey Gemini, what's on my screen? ये एक खूबसूरत पौधा है। ये एग्लोनिमा की तरह दिखता है, जिसे आमतौर पर चीनी सदाबहार के रूप में जाना जाता है। क्या आप इस पौधे के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? और साथ में जेमिनी के अंदर उसी में स्क्रीन शेयरिंग भी है। अगर डिस्प्ले के ऊपर आपके कोई इन्फॉर्मेशन है, अगर आप उससे पूछते हैं कि इसमें क्या है क्या नहीं है, वो उसकी इन्फॉर्मेशन भी दे देता है। तो कुछ इस तरीके से ये काम करता है। Hey Gemini, what's on my screen? ये विकिपीडिया का एक लेख है जिसमें नेशनल विंडरश स्मारक के बारे में जानकारी दी गई है। और AI प्लस माइंड तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, जो इस बटन से यहाँ पर काम में लिया गया है। और हाँ, आपको O+ कनेक्ट मिलता है। ऑब्वियसली अगर आपको आईफोन्स के अंदर अपने कोई भी फाइल्स वगैरह शेयर करनी है, जो आजकल बहुत पेन होता है, वो आपको इसमें इनबिल्ड मिलता है। इसके जरिए आप इजीली कर सकते हैं। कैमरे की बात करते हैं, 50 मेगापिक्सल आपको प्राइमरी सेंसर दिया गया है। ये सोनी LYT 700 वाला है, जो कि मुझे लगता है कि इससे थोड़ा बेटर सेंसर इस्तेमाल किया जा सकता था, क्योंकि अगर ये फ्लैगशिप फोन है तो सेंसर और बेटर हो सकता था। बाकी आपको OIS मिलता है और साथ में 50 मेगापिक्सल का आपको एक JN5 वाला 2x ऑप्टिकल टेलीफोटो सेंसर मिलता है और इसमें आपको 20x मैक्स जूम मिलता है। अनफॉर्चुनेटली, सरप्राइजिंगली, यहाँ पर कोई अल्ट्रा वाइड सेंसर नहीं है। उन्होंने टेलीफोटो दिया है बट अल्ट्रा वाइड को किल कर दिया। तो अब आप चूज करिए अल्ट्रा वाइड या टेलीफोटो। कमेंट में मुझे जरूर बताना आपके लिए कौन सा सेंसर यहाँ पर इंपॉर्टेंट था। बाकी इसमें मैक्स 4K वीडियो आप रियर के अंदर 60 FPS पे शूट कर सकते हैं। 32 मेगापिक्सल की आपको सेल्फी है और यहाँ पर आप 4K 30 FPS पे वीडियो शूट कर सकते हैं। वैसे स्लो मोशन आपको 480 FPS 720p पर मिलता है और फुल HD आपको 240 FPS पर मिलता है। स्लो मोशन वीडियोस यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि अच्छे निकल कर आए। और एक और चीज एक ये भी थी कि इसमें पोर्ट्रेट में कोई जूम नहीं है। आई मीन इट्स अ फ्लैगशिप फोन और ये चीज होनी चाहिए थी। तो कैमरे पे लग रहा है कि कुछ कॉम्प्रोमाइजेस किया गया है। पोर्ट्रेट में 1x या एटलीस्ट 2x होता ही है, यहाँ पर पोर्ट्रेट में कोई जूम नहीं है। तो ये मुझे चीज बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी। बाकी कैमरे में आपको AI फीचर्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि AI रीफ्रेम है, AI डिटेल बूस्ट है, AI इरेजर है, AI अनब्लर, AI रिफ्लेक्शन, थोड़े फोटोज को और इम्प्रूव करना है वगैरह की चीजें वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर पिक्चर क्वालिटी की बात करें, पहले नॉर्मल फोटोज देखेंगे तो अच्छे निकल कर आए। मैंने एक चीज नोटिस किया था कि इसमें शार्पनेस रहती है और कॉन्ट्रास्टी फोटो है। थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं स्किन टोन को भी ये बूस्ट करता है, थोड़ा चेंज कर देता है। मतलब एग्जैक्ट स्किन टोन निकल कर नहीं आती है। मुझे लगता है कि ब्रांड को इस पर थोड़ा काम करना पड़ेगा, स्किन टोन को प्रॉपर सेट करना पड़ेगा। हाँ, तो उसके हिसाब से बेटर रहेगा, क्योंकि कभी कभी हम जब फोटोज लेते हैं तो सामने वाला बंदा थोड़ा और डार्क हो जाता है। तो ये कॉन्ट्रास्टी जो है इफेक्ट आ रहा है, ये थोड़ा उनको सही करना पड़ेगा। बाकी ह्यूमन पोर्ट्रेट शॉट्स वगैरह अच्छे हैं, बुके काफ़ी अच्छा ले लेता है और नॉर्मल कलर्स भी देखेंगे फोटोज़ के तो अच्छे निकल कर आए हैं। थोड़ा सा कोशिश करता है नेचुरल टोन रखने की, तो वो आप यहाँ पर साफ देख सकते हैं, बट ये थोड़े और बेटर हो सकते थे, मुझे ऐसा लगा। बाकी उसके अलावा अगर सेल्फी देखते हैं डे में, तो सेल्फी भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। बुके शॉट्स अच्छे, एज डिटेक्शन अच्छा है, शार्पनेस वगैरह, फेस के स्किन टोन को भी यहाँ पर मेंटेन किया है, तो बढ़िया है। टेलीफोटो सेंसर की बात करेंगे तो 20x जूम है और मुझे अच्छा लगा। फोटोज अच्छे निकल कर आते, साफ आप देख सकते हैं। अगर आप 20x वाले फोटोज लेते हैं, हमने बहुत सारे फोटोज लिए थे, तो अच्छी क्लैरिटी में जूम फोटोज यहाँ पर निकाल लेता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप नाइट की बात करेंगे तो नाइट में भी अच्छे फोटोज, नॉइस थोड़ा कम है, थोड़ा क्लैरिटी देखा मैंने इसके अंदर। और इनफैक्ट आपको फ्लैश भी अच्छे यहाँ पर कंट्रोल किया है, आप देख सकते हैं। मतलब फ्लैश एकदम खराब नहीं किया है, अच्छा लगता है। अगर आप कोई भी स्ट्रीट लाइट्स के फोटोज वगैरह लेते हैं तो वो अच्छे से काम कर लेता है, लेकिन थोड़ी गोस्टिंग आपको मिल जाएगी स्काई के ऊपर, ये चीज़ मैंने यहाँ पर नोटिस किया था। और नाइट के अंदर अगर आप ह्यूमन पोर्ट्रेट शॉट्स देखते हैं तो ये भी अच्छे निकल कर आए। हमने अच्छी लाइटनिंग कंडीशन में लिया था, आपको भी वैसे रेकमेंड करूँगा, तो आप बेटर फोटोज निकाल सकते हो। सेल्फी भी नाइट की अगर आप देखेंगे थोड़ी बेटर लाइटनिंग कंडीशन में जाएंगे तो अच्छी सेल्फीज आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। बाकी अगर वीडियो की बात करेंगे डे की, तो आपको अच्छे स्टेबल वीडियोस मिलते हैं। OIS को बहुत अच्छे से काम में लिया गया है। रियर के आप वीडियो देखेंगे तो बहुत अच्छा निकल कर आया है। सेल्फी भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है, स्टेबलाइजेशन सेल्फी की भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। और नाइट के भी वीडियोस अगर आप देखते हैं, रियर और सेल्फी दोनों आपको दिखा रहा हूँ, अच्छे निकल कर आई है। इनफैक्ट नाइट के जो रियर वीडियो है इसमें फ्लिकरिंग इतना नहीं है। मैंने बहुत सारे फोन्स में देखा हूँ
फ्लिकर होते हैं। इनफैक्ट वीवो के भी कुछ फ़ोन्स पे मैंने फ्लिकरिंग इश्यूज़ देखा था, बट यहाँ पर वैसे ज़्यादा फ्लिकरिंग नहीं है, तो अच्छा काम किया गया नाइट के वीडियोज़ के अंदर, मैं ऐसे बोल सकता हूँ। बाकी फिर भी हमने गूगल ड्राइव की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप जाइए चेक करिए और मुझे बताइए कि इसके फोटोज़ वीडियोज़ आपको कैसे लगे। बैटरी की बात करेंगे, 5850 mAh की आपको बैटरी मिलती है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आजकल कॉम्पैक्ट फ़ोन्स में इतनी बड़ी बैटरी हमें देखने को नहीं मिलती है, उसके बावजूद भी उन्होंने इसको लाइट वेट और स्लिम बनाया और इतनी बड़ी कैपेसिटी बैटरी मैनेज किया, तो ये एक अप्रिशिएटिंग बात है। वन प्लस को हम यहाँ पर अप्रिशिएट करते हैं जो उन्होंने यहाँ पर किया है। और 80 वॉट का आपको अडेप्टर बॉक्स में देखने को मिलता है जो कि उन्होंने दिया है, और इससे लगभग आप 45 मिनट्स के आसपास इसको फुल चार्ज कर सकते हैं 0 to 100%, विच इज़ नॉट बैड। और बाकी अगर बैटरी बैकअप की बात करें तो हम इसको बहुत दिनों से इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पास, मैं फुल रिव्यू कर सकता था इसका, लेकिन मैं रिव्यू के लिए और थोड़ा समय देना चाहता हूँ, उसके बाद और डिटेल में टेस्ट करके फिर एक रिव्यू लेके आऊँगा। लेकिन इसका बैकअप आपको बहुत अच्छा मिल रहा है, एक दिन पूरा आराम से चलता है, और अगर आप अच्छे से यूज़ करेंगे तो 1 से 1.5 दिन आराम से चलेगा। बट डिपेंड करता है कि आप इस पर कितना प्रेशर डाल रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा गेम खेल रहे हैं, ये फ़ोन में बहुत ज़्यादा फोटोज़ वीडियोज़ ले रहे हो और ये बहुत गर्म हो रहा है, तो जल्दी यहाँ पर बैटरी ड्रेन हो सकती है। लेकिन हमने मिक्स्ड यूज़ किया और जितना भी एक्सपीरियंस किया, एक दिन बैकअप यहाँ पर आराम से मिल जाता है। नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करें भाई, तो उसमें 5.5G है। यस, आपको 5G के लिए 13 5G बैंड्स देखने को मिलते हैं, और वाईफाई 7 आपको दिया गया है। एनहांसमेंट चिप भी अलग से उन्होंने दिया है ताकि नेटवर्क थोड़ा स्टेबल रहे, और स्टेबिलिटी है इसमें। मतलब हम लोग जब भी कोई भी फ़ोन, मैं जब स्टूडियो में शूट करता हूँ, हमारा वाईफाई बाहर है, इसके अंदर फुल यहाँ पर वाईफाई का नेटवर्क आ रहा है, तो मुझे स्टेबिलिटी सही लगी इसकी, अच्छा है। और बाकी कैमरा टू API है, ब्लूटूथ वर्जन 6 आपको मिलता है, वाइड वन L1 है, NFC भी दिया गया है, और जितने भी जो सेंसर्स है वो सारे सेंसर्स आपको मिल जाते हैं। अब जाते रहते दोस्तों बात करते हैं प्राइस की और मेरे ओपिनियन की। तो भाई देखिए, आपको 2 वेरिएंट्स मिलते हैं, 12/256 और 12/512। मुझे अच्छा लगा कि कोई 8GB वाला वर्जन नहीं है और उन्होंने ऐसा कोई 128GB वाला देकर टाइम पास नहीं किया, ठीक है, क्योंकि रिक्वायरमेंट वही होती है आजकल। 12 और 256 अगर फ्लैगशिप फ़ोन है, सारे फ्लैगशिप फ़ोन्स वैसे ही शुरुआत होनी चाहिए जो उन्होंने यहाँ पर किया है। अब एग्जैक्ट प्राइस मुझे यहाँ पर नहीं पता, बस मैं स्पेकुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि चाइना में बड़ी एग्रेसिव प्राइस पर गया है 40,000, तो इंडिया में अगर 10-15 हज़ार भी ज़्यादा होकर आता है तो नॉट बैड। 55,000 पर आके ऑफर पर 50,000 पर भी मिलता है, तो मेरे हिसाब से एक कॉम्पिटिटिव प्राइस है, मैं ऐसे बोलूँगा। और इंडिया का ये अफोर्डेबल स्मार्टफोन बन जाता है विद स्नैपड्रैगन 8 एलीट। और कॉम्पैक्टनेस के अंदर अगर हम देखते हैं तो Xiaomi 15 है जो 65,000 पर मिलता है, Samsung S25 वो तो बहुत महंगा है, iPhone 16 भी काफ़ी महंगा है। तो ऐसे जो कॉम्पैक्ट फ़ोन्स की अगर मार्केट उठाकर देखते हैं तो उनमें ये काफ़ी अच्छी वैल्यू लेके आता है। अपार्ट फ्रॉम वो जो हीट हो रहा है, गर्म हो रहा है, उसको थोड़ा फिक्स कर दे तो बेटर रहेगा। लेकिन उसके अलावा ये फ़ोन बहुत ही स्टडी है, बहुत ही बढ़िया फीचर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं और बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो लेट्स सी हाउ इट गोस, कितनी अच्छी प्राइसिंग होती है मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट में अपडेट करूँगा। मैंने तो बस अपनी एक्सपेक्टेशन बताया है, बाकी तो देखते हैं कि कैसा होता है, आपको सब कुछ डिस्क्रिप्शन कमेंट में पता चल जाएगा। लेकिन इसका एक फुल रिव्यू होने वाला है, कंपैरिजन्स होने वाले हैं, किसके साथ कंपेयर करना है मुझे बताना, Xiaomi 15 के साथ में, iPhone 16 के साथ में, Samsung S25 के साथ में क्या करना है, ये भी मुझे ज़रूर बताना। और फुल रिव्यू का हमारा ज़रूर इंतज़ार करना, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में लॉन्ग टर्म में ज़रूर देंगे। लाइक करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।